दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है पहला विद्रोही। ये एक किताब हुआ करती थी बच्चों की 100 कहानियाँ। उन 100 कहानियों में से एक कहानी ये है। उस किताब के संपादक का नाम तो मुझे मिल पाया है, हरिकृष्ण देव सरे जी उसके संपादक थे, लेकिन उन 100 कहानियों में से इस कहानी को किसने लिखा है ये मुझे पता नहीं चल पाया। अगर आप लोगों को इस कहानी के लेखक का नाम पता चले तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी बताइएगा। तो ये कहानी जिसका शीर्षक है पहला विद्रोही, अब मैं आपके सामने उसको बताना शुरू करता हूँ। गैलीलियो अफ्रीका के किस देश से चलकर इटली आया था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबे शरीर, मजबूत भुजाओं और बलिष्ठ पत्थों के कारण वह पूरे रोम में चर्चा का विषय था। गैलीलियो का शरीर आबनूस की लकड़ी की तरह काला था। उसके बाल जली हुई रस्सी की तरह घुंघराले थे। उसका बदन तारकोल की तरह चमकता हुआ था। लोग कहते थे कि गैलीलियो ने एक बार कई टन भारी पत्थर को धकेल कर दूर फेंक दिया था। 3 घोड़ों के दौड़ते रथ को पीछे से पकड़कर रोक देना गैलीलियो के लिए बाएं हाथ का खेल था। उन दिनों रोम में एक बादशाह हुआ करते थे। बादशाह का नाम जानकर आप क्या करेंगे? उस समय बादशाह होते थे, सिर्फ बादशाह। उन्हें धरती पर ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि समझा जाता था और उनकी हर एक बात का पालन होता था। उन दिनों रोम में एक प्रथा थी। रोम के सबसे ताकतवर व्यक्ति का चुनाव किया जाता और उसे राजवीर की उपाधि मिलती थी। उन दिनों यह सम्मान मूजियो नामक एक धनी व्यक्ति को प्राप्त था, लेकिन अब रोम का बच्चा भी यह बात जानता था कि रोम का सबसे ताकतवर व्यक्ति मूजियो नहीं बल्कि गैलीलियो है। शायद बादशाह को भी यह बात पता थी, लेकिन बादशाह कैसे सहन कर सकता था कि उसकी 50वीं सालगिरह के जुलूस का नेतृत्व एक हबशी करे। इसलिए गैलीलियो के लिए एक शर्त बनाई गई। गैलीलियो को साबित करना था कि वह रोम का सबसे ताकतवर आदमी है। मूजियो को इस शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही राजवीर था। 7 घोड़ों का एक रथ तैयार किया गया। रोम के सबसे शक्तिशाली 7 घोड़े ढूंढे गए। एक बहुत हल्का और बहुत मजबूत रथ तैयार किया गया। रथ के संचालन का काम मूजियो को दिया गया, जो कि एक अच्छा रथ संचालक भी था। गैलीलियो को इस रथ को पकड़ने के बाद 1 मीटर के अंदर रोकना था, और इस रथ को रोकने के लिए गैलीलियो को उस जगह पर खड़ा किया था जहां पर रथ की रफ्तार सबसे तेज हो जाती थी। यूं तो रोम का बच्चा भी यह बात जानता था कि गैलीलियो ही रोम का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन लोग ये भी मानते थे कि यह काम गैलीलियो से भी असंभव है। लेकिन फिर भी न जाने क्या बात थी, पूरा रोम इस शर्त को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। शर्त के दिन गैलीलियो को अपनी जगह पर खड़ा कर दिया गया। मूजियो रथ हाँकता हुआ तेजी से गैलीलियो के पास से रथ लेकर गुजरा। जैसे ही वो रथ गैलीलियो के पास से गुजरा, गैलीलियो ने उछलकर उस रथ को पीछे से पकड़ लिया। लगभग 1 मीटर तक तो गैलीलियो भी रथ के साथ घिसट गया, लेकिन फिर रथ ऐसे रुक गया जैसे वह जमीन से चिपक गया हो। रथ के इस प्रकार अचानक रुकने के कारण मूजियो को एक झटका लगा और वो उछलकर रथ के आगे दूर जा गिरा। गैलीलियो ने देखा कि मूजियो गिरकर घायल हो गया है, तो उसने रथ छोड़ दिया और वह घायल मूजियो की मदद करने के लिए उसके पास गया। उसने मूजियो को पकड़ के किनारे रखा, लेकिन जैसे ही गैलीलियो ने रथ छोड़ा, घोड़ों ने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। बादशाह को जैसे बहाना मिल गया हो।
उसने कहा गैलीलियो शर्त पूरी तरह पूरा नहीं कर पाया क्योंकि रथ फिर से दौड़ने लगा था। रोम का हर एक आदमी जानता था कि गैलीलियो ने रथ रोक लिया था, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया उस समय बादशाह हुआ करते थे, सिर्फ बादशाह। उन्हें धरती पर ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि समझा जाता था और उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। फिर वह दिन भी आया जो कि राजा की 50वीं सालगिरह का दिन था। एक बहुत ही शानदार जुलूस निकाला गया। भारत से हाथी आए, उनको हीरे जवाहरातों से सजाया गया था। अलग अलग देशों से अलग अलग नस्ल के घोड़े लाए गए थे जुलूस में। जुलूस का नेतृत्व मुजियो कर रहा था, जिसके शरीर का अधिकांश भाग पट्टियों से ढका हुआ था। गैलीलियो भीड़ में एक जगह खड़ा बड़ी गंभीर मुद्रा में था। जब राजा का जुलूस गैलीलियो के पास से गुजरा तो राजा ने गैलीलियो की तरफ देखा और हल्के ढंग से मुस्कुराया, लेकिन गैलीलियो उसी प्रकार शांत खड़ा रहा। उसके मुख की मुद्रा जितनी गंभीर थी उतनी ही गंभीर रही। राजा का रथ गैलीलियो से थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक गैलीलियो को न जाने क्या हुआ, उसने वह रथ जाकर पीछे से पकड़ लिया। रथ अचानक रुक गया। कोचवान ने घोड़ों पर कोड़े दौड़ाए, लेकिन वह रथ को 1 इंच भी आगे नहीं ला सके। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, गैलीलियो ने रथ को पकड़ा हुआ था। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों ने गैलीलियो को पकड़ लिया। गैलीलियो को बताया गया कि अगर वह माफी मांग ले तो उसे केवल देश निकाला दिया जाएगा। गैलीलियो ने कहा, मैं माफी क्यों मांगूं? मैं राजवीर हूं और मुझे यह सम्मान मिलना ही चाहिए। बादशाह ने कहा गैलीलियो को मृत्युदंड दिया जाए। उसी समय भीड़ से एक जूता आया, वह बादशाह के मुकुट पर जा लगा। पूरा जुलूस तितर बितर हो गया। भीड़ में हफ्सियों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। शायद उन्हीं में से किसी ने जूता फेंका था। गैलीलियो समझ गया कि 1 हफ्ते के अंदर हफ्सियों का कत्लेआम होगा, इसलिए उसने कहा कि वह जानता है जूता किसने फेंका है। गैलीलियो को बताया गया कि अगर वह जूता फेंकने वाले का नाम बता दे तो उसे आसान मौत दी जाएगी, लेकिन गैलीलियो ने नाम बताने से इनकार कर दिया। गैलीलियो को मौत देने के लिए रोम के सबसे ऊंचे टीले पर ले जाया गया। उसके दोनों हाथों को खंभों से बांध दिया गया और 2 जल्लाद उस पर लगातार कोड़े बरसाने लगे। कई घंटों तक कोड़े बरसाने के बाद जल्लाद थक कर चूर हो गए, लेकिन गैलीलियो बेहोश नहीं हुआ। फिर गरम सलाखें लाई गई। एक जल्लाद गरम सलाख को गैलीलियो के पुट्ठे में भेद देता और जैसे ही वह सलाख निकालता, दूसरा जल्लाद उसमें नमक और मिर्च पड़ देता। सारा स्थान रक्त और बोटियों से लाल हो गया। फिर एक झटके के साथ गैलीलियो अपने होश खो बैठा। डॉक्टर गैलीलियो को होश में लाया। गैलीलियो ने होश में आते ही कहा, बादशाह का नाश हो। अब बादशाह के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। गैलीलियो के दोनों हाथ और दोनों पैरों को 4 घोड़ों से बांध दिया गया और चारों घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया गया। गैलीलियो का शरीर छिन्न भिन्न हो गया और इस प्रकार पहला विद्रोही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं जानता हूं इस कहानी का अंत करुण है और यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन गैलीलियो जैसे साहसी पहले विद्रोही की कथा को बताया जाना भी जरूरी था। धन्यवाद।